चैनल स्टडीशिप विद प्रतिटू एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक का पहला चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो अभी तक ना हमने बुक 1 के बहुत सारे चैप्टर्स किए, लाइक वी हैव डन अप द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, बट हमने इसका एक भी चैप्टर नहीं किया था। तो अभी हम शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले जस्ट थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। दैट इज, अगर आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के और वीडियोस चाहिए, यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा तो वहां पे जाइएगा, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। करेंटली आई एम अपडेटिंग एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। सेकंड थिंग, स्टडीशिप विद प्रति एक्चुअली प्रोवाइडिंग द क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स से मतलब है मेरी पेड लाइव क्लासेस, जो कि कोर्स होगा हमारा 2 महीने का, जिसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के सारे पार्ट्स हम कवर करेंगे विद इन दिस टाइम दैट आई एक्चुअली डिस्क्राइब, like 2 months. So here all the discussion is going to be based upon NCERT, important question, notes कैसे बनाने हैं and questions किस तरह के पूछे जाते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। If you are interested, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक WhatsApp नंबर है, वहां पे जाके मुझे टेक्स्ट कर दो and then we may talk about it. And here let's get started with this one. Challenges of nation building. Honestly, political science is my favorite subject. It is one of the reason कि मैंने अपना ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस से किया है। आई एम ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। सेकेंडली, जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी कि जो हम ये बुक कवर कर रहे हैं, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया इंडिपेंडेंस, आई फाइंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। व्हाई सो? 1947 से लेकर के अभी तक क्या हुआ, सारा का सारा जो इसमें दिया हुआ है, नॉट इन दैट डिटेल्ड वे, बट काफी कुछ आपको आइडिया देता है। सो जस्ट कंसीडर इट एज कि अगर आप पहले भी शुरू कर रहे हो, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको इंटरेस्ट से पढ़िएगा, आपके आगे के सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। इफ यू आर गोइंग टू परस्यू दिस सब्जेक्ट एट योर ग्रेजुएशन लेवल, एट मास्टर्स लेवल, दिस इज समथिंग दैट्स गोना ऑलवेज प्रोवाइड यू एज अ बेस। क्योंकि मेरे ऑनर्स में ऐसा कई बार हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की, जो बच्चे नॉन आर्ट्स से थे, इवन आर्ट्स से भी थे, और उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा था ना, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते थे कि यार ये चीज कब हुई थी। और जब आप लेवल अप कर रहे हो, बेस क्लियर ना हो, तो प्रॉब्लम होती है। ओके, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हम शुरू करते हैं। देखो, इसमें ये पढ़ना है, जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किए उस वक्त, जो रिवॉल्यूशन चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जिस तरीके का हमारे यहाँ पे पार्टीशन हुआ था, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, हमारे ऐसे कौन कौन से लीडर्स हैं जिन्होंने क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले किया, एवरीथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द मिडनाइट 14-15 अगस्त तक भी ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कहाँ होना चाहिए, कैसे पार्टीशन होना चाहिए, एंड फाइनली इंडिया जो है आजादी अटेंड करता है एट द नाइट ऑफ 14-15 अगस्त। ठीक है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एक स्पेशल स्पीच है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे तब के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने दी थी इन दी स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। सो होप यू ऑल रिमेंबर द स्पीच नेम, दैट इज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये जब नया नया आजाद हुआ था, हमारे लीडर्स के सामने 2 मेन गोल थे। पहला तो ये उनको किसी भी तरीके से कंट्री को डेमोक्रेटिक वेज में चलाना था। दूसरा, ना केवल एक के लिए बल्कि सारे सेक्शन के लिए काम करना था, नॉट फॉर ओनली अपर कास्ट और सम प्रिविलेज्ड पीपल, दे एक्चुअली वर डिटरमाइंड ड्यूरिंग दैट टाइम कि उनको सारे सेक्शन के लिए काम करना है। ठीक है, 3 चैलेंजेस जो उनके सामने थे एक नए स्वतंत्र भारत के रूप में, वो ये थे, पहली बात, इस स्वतंत्र भारत में डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश करें। वो आपको पता चलेगा उस वक्त के हालात ऐसे थे कि डेमोक्रेसी वाला प्रिंसिपल सक्सेसफुली स्टैब्लिश हो जाए काफी डिफिकल्ट लग रहा था। सेकेंड, टू शेप नेशन अलॉन्ग विद डाइवर्सिटी, मतलब शेप तो था नेशन, बट उस वक्त नया नया भारत था, काफी जगह से जो आंदोलन हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये बिखर जाएगा। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ इसको एक यूनिफाइड कंट्री में रखना, ये एक बड़ा टास्क था। इनफैक्ट ये टास्क तो आज भी है। एंड थर्ड, टू इंश्योर डेवलपमेंट फॉर एंटायर सोसाइटी and like including rich and poor. So this government that they want should work for all. These were the 3 challenges and that's why our chapter name is Challenges of a Nation Building, कि भारत को एज a nation establish करने में हमको क्या क्या challenges फेस करने पड़े और हमने किस तरीके से किए। So two nation theory आपने सुना होगा, this was proposed by मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन्होंने जो है प्रपोज की थी, इनके अकॉर्डिंग जो है भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू एंड मुस्लिम। तो मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री बनाई जाए, क्योंकि ही वाज एक्चुअली फीलिंग लाइक कि
उनकी आवाज उतनी तरीके से नहीं सुनी जा रही है, मुस्लिम्स एक्चुअली नीड टू गेट रिप्रेजेंटेशन देयर। सो ये टू नेशन थ्योरी जो है प्रपोज की गई थी, बट देयर वर मेनी लीडर्स हु वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी, बट हालात ऐसे हो गए थे कि टू नेशन थ्योरी को अपनाना पड़ा। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, अब बात करते हैं 1947 का, वो ट्रैजिक पार्टीशन क्या हुआ उस दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीशन किस बेस पे हो रहा था, दैट इंडिया में दो कम्युनिटी रहती है, हिंदू एंड मुस्लिम, एंड मुस्लिम्स वांट कि उनका जो है एक अलग टेरिटरी हो जहां पे उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, उनकी आवाज सुनी जाए। सो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को पक्का ये रखा गया कि वो पाक के साथ जाएंगे, ठीक है, पाक लिखना था मुझे एक्चुअली, एंड मुस्लिम एंड हिंदू मेजोरिटी एरिया हमारे पास बाकी जगह भी थे। फॉर इंस्टेंस इट वाज वेरी क्लियर, इंडिया में जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है तो उनको हम अलग कर देते हैं, तो इसमें जो आज का हमारा पाकिस्तान है वहां पे मेजोरिटी में थे। बट अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी जगह थी जहाँ पे मुस्लिम भी मेजोरिटी में थे तो हिंदू भी थे। अब उनको कैसे अलग अलग किया जाए, दिस वाज अ टफ क्वेश्चन। वैसे स्पेसिफिकली दो एरिया थे, पहला तो था हमारा बंगाल, दूसरा था पंजाब। फिर बाद में क्या हुआ, आधा बंगाल हमने दे दिया एंड आधा हमने पंजाब दे दिया। तो इसीलिए जो हमारे पास आज बंगाल है उसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, क्योंकि ईस्ट बंगाल पहले पाकिस्तान के पास था, आज जो है ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पंजाब बहुत बड़ा हुआ करता था, नाउ इमेजिन कि हमारे पास आधा पंजाब है और उनके पास आधा पंजाब है, लाइक दिस पंजाब इज विद पाकिस्तान। बट देयर वर मेनी लीडर्स हु आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस टू नेशन थ्योरी। उनके अकॉर्डिंग जरूरत क्या है, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज फॉर मुस्लिम सो दैट उनकी भी आवाज इक्वली सुनी जाए जिस तरीके से बाकी कम्युनिटी की सुनी जाती है। लेकिन उनमें से एक लीडर थे खान अब्दुल गफर खान, जो कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है उसके लीडर माने जाते हैं। ही वाज टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस टू नेशन थ्योरी, बट ऐसे लोग कम थे और इनकी आवाज ज्यादा सुनी नहीं गई। सो हेंस पार्टीशन को जो है काफी टाइम लग गया, इसीलिए 15 अगस्त तय हुआ था, बट लास्ट मोमेंट तक बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो डिसाइड नहीं हो पाई थी, पार्टीशन नहीं हो पाया था एंड फाइनली ये डिले हो गया। फिफ्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। अब भारत का जब बंटवारा हुआ, ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, बट उसको क्यों इतने ट्रॉमा के साथ याद किया जाता है, क्या ऐसा हुआ था वहां पे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ह्यूमन हिस्ट्री में मोस्ट अनप्लान्ड एंड ट्रैजिक पार्टीशंस में से एक माना जाता है, क्योंकि you know that people who are living across these borders, they don't know that they have to live with India and Pakistan. Someone is going to tell me that hey you have to move, and maybe जो उनको पता है वो उनको मार डाले उसी वक्त। So it was one of the most tragic and unplanned होने की वजह से ही 5 से 10 लाख जो है वो लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, and that was huge. I actually supposed to write here 5 to 10 lakh. एंड माना जाता है कि ये जो फिगर है ना ये इससे भी ज्यादा है। मोस्ट अफेक्टेड एरियाज हमारे वो रहे हैं जो सेंटर बन गए थे और जहाँ पे हिंदू मुस्लिम बराबर से थे, जैसे कि लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। तो यहाँ पे जो है बड़े वायलेंस हुए थे। वुमेन किलिंग एक बड़े लेवल पे हुई थी, लाइक वुमेन वर हरेस्ड, रेप्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स। व्हाई सो? क्योंकि अगर कोई और आके उनको रेप करता है, फार बेटर फैमिली मेंबर्स ये डिग्निफाइड समझते थे, इवन एज बीइंग वुमेन दे वर आल्सो कंसीडरिंग दिस अ फैक्ट कि ये बेटर है कि हम खुद ही मर जाएं, इससे बेहतर कि कोई और उनको मारे। So 8 million people migrated across the border. When I'm saying 8 million, I mean to say ये हो गया हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर, ये हो गया इंडिया का बॉर्डर, तो यहाँ से अक्रॉस, ठीक है, दोनों साइड का हम काउंट कर रहे हैं। एंड डिविजन ऑफ हर्ट्स, दिस पार्टीशन वाज नॉट जस्ट मेनली पार्टीशन ऑफ टू कंट्रीज, इट वाज अबाउट डिविजन ऑफ हर्ट्स, जो कि एक ऐसा रास्ता ले गया जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। इंडिया में दो तरह के स्टेट्स थे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में दो तरह के स्टेट्स थे। एक तो थे प्रिंसली स्टेट, दूसरा था ब्रिटिश प्रोविंसेस। प्रिंसली स्टेट से मतलब था कि ऐसे स्टेट्स जहाँ पे अथॉरिटी तो ब्रिटिश की चलती है, अथॉरिटी तो किंग्स है वहां पे, बट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि या ब्रिटिश आर द वन हु इज एक्चुअली गोइंग टू रूल दिस स्टेट एंड दे हैव टू ओबे देम, ठीक है। तो इनको पैरामाउंटेसी ऑफ स्टेट्स भी बोला करते थे। दिस इज वन ऑफ द वर्ड गिवन टू इट। मतलब ये है हेड तो वहां का जो राजा है वही रहेगा, बट उसको इन कोऑर्डिनेशन काम करना पड़ेगा ब्रिटिश से। दूसरा ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब कंट्रोली कंप्लीटली ब्रिटिश उसको कंट्रोल कर रहे थे। So there used to be around 365 princely states at that time. इनको कैसे टैकल किया गया? तो जब इंडिया और हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ
उस दौरान क्या हुआ कि ब्रिटिश जब जा रहे थे तो उन्होंने एक आग लगाने का काम किया। वो ये किया कि इन्होंने बोला भैया अपना प्रिंसली स्टेट्स है, हम तुमको आजादी दे रहे हैं, या तो तुम इंडिया के साथ चले जाओ, ये पाकिस्तान के साथ, अदरवाइज तुम चाहो तो फ्री रह सकते हो। अभी भाई जैसे ही फ्री रहने की बात है, कौन अपनी जमी जमाई पावर को किसी और के हाथ में देना चाहेगा, एंड कौन चाहेगा जो इतने सालों से राजा बना हुआ है अब एकदम से सिस्टम पलट जाए। इसीलिए इनमें त्रावणकोर, भोपाल एंड हैदराबाद, ये 3 प्रिंसली स्टेट्स इमर्ज होते हैं और इनके रूलर्स कहते हैं ना भाई हमको नहीं रहना है किसी भी कंट्री के साथ, एंड अब जो है हम इंडिपेंडेंट है। नाउ हाउ आर गवर्नमेंट एक्चुअली अप्रोच्ड दिस पर्टिकुलर इशू, वो हम देखते हैं। तो इस इशू को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए हम देखते हैं इंटरिम गवर्नमेंट उस वक्त बनाई गई थी। इंटरिम गवर्नमेंट से मतलब है डेमोक्रेटिक मीन्स में नहीं थी, बट जो पहले लीडर्स हुआ करते थे उन्हीं को टेम्पररी तौर पे बना दिया गया था, ताकि फिलहाल जितने भी अलग अलग जगह से प्रोटेस्टर्स हो रहे हैं एंड जो मैस हुआ है उसको शांत करा लिया जाए, देन वी विल कंडक्ट अ जनरल इलेक्शन, जो कि 1951 में किए गए। तो इंटरिम गवर्नमेंट इस मुद्दे को हैंडल करती है, एंड जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनका क्रूशियल रोल रहता है। माना जाता है कि अगर ये ना होते तो इंडिया जो है वो टुकड़ों में बट चुका होता। तो इन्होंने ये मेक श्योर किया कि हम यूनिफाइड रहें, एंड दैट्स व्हाई इन्होंने इस सारे इशू को टैकल किया। इन्होंने सारे स्टेट से बात की एंड कन्विंस किया, एंड समहाउ इंडिया जो है यूनिफाइड रहा, एंड हियर वी आर। बट इनका बहुत मन था कि ये कश्मीर वाला इशू भी हैंडल करे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग अगर ये कश्मीर वाला इशू हैंडल करते तो शायद उसकी सिचुएशन वो ना होती जो आज है। बट देयर वर आल्सो अदर लीडर्स, तो इनकी कंप्लीटली इस मुद्दे में नहीं चली। आगे के हम जो टॉपिक है जो कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे उसमें फोकस करेंगे दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरह से इस पूरे इशू को टैकल किया। हैदराबाद, मणिपुर एंड भोपाल में क्या हुआ, एंड फॉर दिस यू हैव टू एक्चुअली वेट फॉर आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो कि जल्दी आएगा मोस्ट प्रोबेबली। जिस दिन मैं ये अपडेट करूंगी उसी दिन जो है इसका सेकंड पार्ट भी कर दूंगी। Until then, thank you so much for watching this video. Hit the like button, share this video. To know more about crash course, you can actually text me onto my WhatsApp. So for now, bye bye.